नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। 3 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आज से हमारा लेक्चर नंबर 4। आज से हमारा स्टार्ट होता है लेक्चर नंबर 4। दोस्तों, हम 3 लेक्चर अपने बायोलॉजी के कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो बायोलॉजी को 5 भागों में बांटा था। इसमें से हमने पहला भाग बांटा था मोनेरा, अगर याद होगा दोस्तों। दूसरा बताया था मैंने प्रोटेस्टा। तीसरा बताया था आपको फंगस। चौथा बताया था एनिमल। और 5वां ग्रुप बताया था प्लांट। तो दोस्तों, हम मोनेरा पढ़े थे, जो कि कल हम पढ़े थे। और मोनेरा में हम बैक्टीरिया पढ़े थे स्पेशली, और ये हम कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एक और होता है जो आज हम स्टार्ट करने वाले, वायरस। याद रखना दोस्तों, वायरस जो होता है ना, वो इनमें से किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है। यानी वायरस को अलग रखा गया है बिल्कुल। अब इन पांचों में से किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है। इसीलिए आज जब हमने बैक्टीरिया सीखा, तो साथ में ही हम इसके साथ वायरस भी पढ़ लेते हैं। वायरस को हिंदी में कहते हैं आपका विषाणु। विषाणु। ओके दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, वायरस पढ़ना चालू करते हैं। इससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हम ये इम्पोर्टेंट से पढ़ते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले वायरस। सबसे पहले वायरस को वायरस नाम किसने दिया था? डेंजर लिंक इम्पोर्टेंट नाम है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। वायरस की जो स्टडी होती है इसे कहा जाता है वायरोलॉजी। वायरस की जो स्टडी होती है इसे कहा जाता है वायरोलॉजी। इसे याद रखोगे। परपोषी प्रकृति। परपोषी दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था। एक होते हैं स्वपोषी, जो खुद से खाना बनाते हैं, स्वपोषी। और एक होते हैं परपोषी, यानी जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जो दूसरे को अपना खाना बनाते हैं, दूसरे को खा के अपना पेट भरते हैं, तो उसे कहते हैं परपोषी। तो परपोषी प्रकृति के आधार पर वायरस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3। सबसे पहले प्लांट वायरस, यानी वो वायरस जो प्लांटों पर रहते, जनरली प्लांट को खाते हैं। दूसरे वायरस होते हैं एनिमल वायरस, ये एनिमल के ऊपर पलते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। और तीसरे वायरस होते हैं बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरियोफेज इस तरह का वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है। नॉर्मली बैक्टीरिया वायरस को खाता है, लेकिन ये कुछ ही है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। इसके नाम में बैक्टीरिया लगा है, लेकिन देखो सोचो, बैक्टीरिया मतलब तो आप जानती हो, और फेज का मतलब होता है खाने वाला, खाना वाला, खाना। तो जो खाने वाले जो बैक्टीरिया को खाता है, उस वायरस को कहा जाता है बैक्टीरियो। ये आपको जनरली गंगा नदी में मिलेगा। कई बार ये क्वेश्चन इससे पूछा था कि गंगा नदी में जो कीड़े नहीं पड़ते, यानी गंगा नदी की क्लीन रहने का कारण क्या है, तो याद रखोगे बैक्टीरियोफेज। ये एक वायरस है, लेकिन इसके नाम में बैक्टीरियो लगा है। आते हैं वायरस की खोज पूछे, तो खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो वायरस की खोज की थी इवानो बस्की। आप ऐसे समझ लो दोस्तों कि जो किसी की बस की नहीं थी, वो इवानो की बस की थी, क्योंकि वायरस बहुत 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 छोटा होता है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। तो किसी की बस का नहीं था, तो किसके बस की थी? इवानो बस की। ये रसिया के थे। इतना इम्पोर्टेंट है, बस ये नाम याद रखना आप। वायरस को आगे बढ़ते हैं। तंबाकू के पेड़ की जड़ में, तो सबसे पहले इवानो बस्की को वायरस कहाँ मिला था? तंबाकू के पेड़ की जड़ में इन्होंने मिला था। इसका नाम इन्होंने दिया था टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया था कि पहली बार जो वायरस मिला था वो कहाँ प्राप्त किया गया था, तो ये मिला था तंबाकू के पेड़ की जड़ में। इसका क्रिस्टलीकरण किया गया। फिर इसका क्रिस्टलीकरण किया गया, इस पर स्टडी की गई। आगे आगे देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है। वायरस 5 ग्रुप ये मैंने आपको बताई थी ना, बायोलॉजी को 5 के क्लासिफिकेशन ऑफ। 5 ग्रुप में से किसी का भी पार्ट नहीं माना जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वायरस किसी का भी 5 नहीं माना जाता, जो 5 किंगडम आपको बताए थे। आगे देखते हैं। तो यही ये लिखा है, वायरस वायरस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट आर नोन टू बी द
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, मतलब वायरस को जो है ना लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है। ऐसा क्यों समझाते, देखो वायरस जो है ना, जैसे आपने नाम सुना है बहुत फेमस कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस क्या है, ये भी एक वायरस है। तो वायरस की एक खासियत होती है कि जब तक ये नॉन लिविंग सतह से चिपका है तब तक ये नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करेगा, यानी ये समझ लो कि ये मरा हुआ है। जैसे किसी पत्थर पे पड़ा है, किसी चेयर पे पड़ा है, तो चेयर नॉन लिविंग है, तो उसके साथ अगर ये चिपका है तब तक तो ये नॉन लिविंग रहेगा। अब मान लेते कोई चेयर है जिसपे किसी व्यक्ति ने इस पे हाथ रख दिया, अब उसके हाथ से चिपक गया, उसके हाथ से उसने हाथ वो मुंह से लगाया और नोज के माध्यम से वो इसके फेफड़ों में चला जाता है, इस व्यक्ति के इसके लंग्स में चला जाता है। अब फिर ये जो आया है अब ये वायरस, अब ये वायरस किसके संपर्क में आया, लिविंग थिंग्स के संपर्क में आ गया। अब ये लिविंग की तरह व्यवहार करने लगेगा, यानी अब ये वृद्धि करना चालू करेगा वायरस। तो इसलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है। यानी वायरस ऐसा है कि जब तक आप गेट पे चिपका है, दरवाजे पे चिपका, तब तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो वो लिविंग थिंग की तरह काम करेगा, फिर वो वृद्धि करना चालू करेगा। आते हैं आप आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सिंगल स्टैंड या फिर डबल स्टैंड डीएनए और आरएनए में था। सिंगल स्टैंड क्या होता है, इस तरह का जो डीएनए का डायग्राम देखा होगा, और इस तरह से जो होता है ना इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये देखो दो चेन चल रही, इसे कहते हैं डबल स्टैंड डीएनए। तो डबल स्टैंड डीएनए भी मिल सकता है या इस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी मिल सकता है। पढ़ लेना। यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए जब भी इसकी वैक्सीन बनाई जाती है ना वायरस को मारने की, जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी थी, तो कोरोना वायरस की वैक्सीन क्या करेगी, इसकी जो प्रोटीन है ना इस प्रोटीन को लॉक कर देती है। लॉक कैसे, जैसे ये वायरस है, अब इस वायरस पर ऐसे कांटे लगे तो इन कांटों को ऐसे लॉक कर देती है वैक्सीन। इससे क्या होगा, ये वृद्धि नहीं कर पाएगा। इस प्रोटीन के कवर को कैप्सिड कहा जाता है। ये अभी मैं आपको अगले डायग्राम में दिखा रहा हूँ। तो प्रोटीन का जो कवर होता है इसे किस नाम से जाना जाता है, कैप्सिड। इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना। संपूर्ण कण को विब्रियन कहा जाता है। वायरस लिविंग सेल में वृद्धि करता है। ये अभी मैंने आपको बताया था कि जब तक नॉन लिविंग से चिपका तब तक डेड बॉडी, या जैसे ये लिविंग के संपर्क में आ गया तो ये लिविंग की तरह काम करेगा। यह पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस का मतलब होता है जो बीमारी फैलाने वाले, यानी ये एक तरह से परजीवी, परजीवी जो आपसे दे तो लेकिन बदले में आपको कुछ ना दे नुकसान के अलावा। तो ये कैसे होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। इसी कारण बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस आपको कोई फायदा दे रहा, कुछ नहीं दे रहा था, आपको नुकसान ही पहुंच रहा था, इसलिए कोरोना वायरस एक परजीवी था। इसमें लिविंग तथा नॉन लिविंग दोनों के लक्षण होते हैं। मैंने बताया था अभी आपको कि ये जब तक पेट से चिपका है तब तक नॉन लिविंग है, जैसे ये लिविंग संपर्क में आया तो लिविंग हो जाएगा। इसलिए इनको जीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछेगा नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो आप याद रखोगे वायरस। वायरस को नॉन लिविंग माना जाता है। जनरली वायरस को क्या माना जाता है, नॉन लिविंग, क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकता है। आगे देखते हैं जिनका क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। अगला, वायरस में एंजाइम नहीं पाए जाते। एंजाइम, एंजाइम जैसे आप अपनी सेल को पढ़ोगे ना, एंजाइम जैसे हम अपनी सेल को पढ़ेंगे तो एंजाइम क्या होते हैं, पहले तो ये समझा देता हूँ एंजाइम क्या है। सर एंजाइम है किसी भी प्रोसेस को चालू करने, इसे जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। जैव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब होता है जैसे आप घर में सब्जी बनाते हो, तो सब्जी बनाओगे तो सब्जी बनाने के लिए अब आपने सब्जी काट ली, सब कुछ मिक्स कर ली, तो उसे पकाना है ना, तो पकाने के लिए आपको गैस तो चाहिएगी ना, गैस, ज्वाला। ये ज्वाला है ना जिससे ये सारी सब्जियां पक रही हैं, इसे कहते हैं एक तरह से उत्प्रेरक। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह से किसी भी प्रोसेस को प्रारंभ कराने वाला होता है एंजाइम। तो वायरस के अंदर क्या नहीं पाए जाते, एंजाइम नहीं पाए जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है आपको। तो वायरस में एंजाइम नहीं पाए जाते। बाकी एंजाइम के ऊपर अपन जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में देखेंगे।
क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा वायरस से बड़ा होता है, वायरस हमेशा छोटा होता है। जनरली बैक्टीरिया वायरस को खा जाता है, लेकिन मैंने कहा था एक अपवाद है इसमें, बैक्टीरियोफेज, इसलिए बैक्टीरिया वायरस को खाता है। बिल्कुल ठीक है, बैक्टीरिया वायरस को खाता है, इसको हटाओ आप। बैक्टीरिया क्या करता है, वायरस को खाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस गंगा के पानी में मिलता है। अब देखो ये एक वायरस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम बैक्टीरियोफेज है क्योंकि ये बैक्टीरिया को खाता है ये वायरस। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा था गंगा में कौन सा पाया जाता है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस। सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले जीव कौन है, आपके वायरस। अब दो तरह से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, ठीक है। सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कौन है, जानवर, वायरस। लेकिन अगर आपसे पूछे जीवित जीव, तो जीवित जीव है बैक्टीरिया, क्योंकि वायरस को क्या है, नॉन लिविंग माना जाता है, इसलिए। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में कौन है, तो वायरस धरती पर। अगर आपसे पूछे लिविंग कौन है सबसे ज्यादा, तो फिर आपका बैक्टीरिया। वायरस की फैमिली को वैरायटी कहा जाता है, ये नाम याद रखना, वैरायटी। वायरस के छोटे छोटे कणों को वीरियस कहा जाता है, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, ये दोनों नाम इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। वेरियस और वैरायटी कहा जाता है। ये देखो जिस तरह से बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है उदाहरण के तौर पे, ये इसके स्पाइन है, ये काटे काटे इस तरह से, जैसा आपने कोरोना वायरस का इमेज देखा होगा। ये जो लेयर जो कवर होता है ना, प्रोटीन का जो कवर है रेड कलर का, इसे कहा जाता है कैप्सिड। और ये स्पाइक लगे होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये प्रोटीन स्पाइक है। इसके अलावा ये इसका आरएनए है, जो कुछ टाइप का इस तरह से आरएनए मिलेगा, ये आरएनए है इसका, ठीक है। और जब हम वैक्सीन देते हैं ना, तो वैक्सीन क्या करती है, ये जो वैक्सीन जाके ये जो स्पाइक होते हैं इन्हें लॉक कर देती है, इस तरह से, इस तरह से इनसे चिपक जाती है, इनको लॉक कर देगी वैक्सीन, इन स्पाइक को। और इन स्पाइक को लॉक करके फिर वैक्सीन इसके अंदर एंटर कर जाएगी और इस तरह से वायरस को मार देगी, अटैक करेगी वायरस। आगे देखते हैं, ये बैक्टीरियोफेज का है। ये बैक्टीरियोफेज जो गंगा में पाया जाता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये इसका हेड होता है, इसके हेड के अंदर डीएनए है, ये नेक है, ये टेल फाइबर है, ये इसकी टेल है, ठीक है। तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आते, बस इसको नाम याद रखना, बैक्टीरियोफेज। तो कहाँ पाया जाता है, गंगा में, ये इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे ज्यादा जीव कौन पाया जाता है धरती पर, तो आप याद रखोगे वायरस। लेकिन अगर आपसे लिविंग में पूछे तो फिर आपके बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारा का सारा, तो इवानोवस्की इसके नाम में आएगा। देखो फिर से, वायरस से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो सबसे पहले तो वायरस नाम किसने दिया था, बेंजरलिंग। वायरस की स्टडी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, वायरोलॉजी। खोज किसने की थी, इवानोवस्की। कहाँ पाया था, तंबाकू के पेड़ की जड़ में, जिसका नाम दिया था टीएमबी वायरस। आगे देखते हैं, यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। इस प्रोटीन के कवर को कैप्सिड कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। संपूर्ण को विरियन कहा जाता है, जो अभी मैं अभी आपको बताऊंगा। वायरस लिविंग सेल में वृद्धि करता है, मैंने कहा नॉन लिविंग के साथ ही वृद्धि नहीं करता। यह पैथोजेंस होते हैं क्योंकि ये बीमारी फैलाते हैं। इसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों के गुण पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, जिसे नॉन लिविंग माना जाता है। बट बैक्टीरिया जनरली सामान्यतः वायरस को खाता है। और ये हो गया आपका कंप्लीट। 2 पॉइंट ये हैं जिन्हें आप याद रखना, एक और एक, दो ये है। आगे देखते हैं, इसमें ये और है, यह बीजीए की सफाई करता है। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एलगी। ब्लू ग्रीन एलगी क्या होती है, जैसा आपने नदी देखी होगी, तो नदी पर जो हरे हरे कलर की काई जम जाती है, उस काई को ही कहते हैं बीजीए। बीजीए ब्लू ग्रीन एलगी। तो ये क्या करता है, यह बीजीए की सफाई करता है, यानी जो वायरस है वो बीजीए को खा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को। इसलिए आप देखते हो गंगा के पानी में ये एल्गी नहीं पनपती, बैक्टीरियोफेज के कारण। आगे बढ़ते हैं, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी जब हम रोग का जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे रोग हम डिटेल में देखते हैं। फिलहाल आप ऐसे ही ध्यान रखोगे कि कौन से रोग से क्या होता है। बाकी मैंने बताया था, आप रोग को डिटेल में पढ़ेंगे, किस रोग के लक्षण क्या है, किस कारण से होता है, सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे आपको, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। पूरा एक चैप्टर जिसमें हम डिसीज पढ़ेंगे पूरा का पूरा। पहला हाइड्रोफोबिया, ये कुत्ता के काटने से होता है।
देखो होता क्या है, ये हर कुत्ते के काटने पर नहीं होता। जैसे आपका जो डॉग है, जैसे कोई कुत्ता है मान लेते हैं, इस कुत्ते को रेबीज हो जाता है। रेबीज रेबीज एक वायरस है, याद रखना। तो अगर कुत्ते के अंदर रेबीज वायरस है और ये रेबीज वाला वायरस वाला कुत्ता अगर आपको काट लेता है, तब आपको हाइड्रोफोबिया होगा। जो गली के कुत्ते होते हैं जनरली सामान्यतः उनमें ये वायरस कम ही मिलता है, रेबीज। जनरली जो जंगली कुत्ते होते हैं, जो जंगल में रहने वाले जो डॉग होते हैं, उनमें आपको ये वायरस मिल जाता है सामान्यतः। इसलिए जंगली, और यहाँ पर केवल कुत्ते नहीं है, ध्यान रखना है, ये मोस्टली कुत्ते में पाया जाता है। ये भेड़िया भी हो सकता है, ये बंदर में भी हो सकता है। तो रेबीज ज्यादातर मोस्ट ऑफ द कुत्ते में पाया जाता है, या फिर मोस्ट ऑफ द आप देखोगे तो भेड़िए में, क्योंकि भेड़िया कुत्ते की ही प्रजाति है। तो भेड़िए या कुत्ते में मिलेगा, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा डॉग्स के ऊपर ही आता है। अगली बीमारी है एड्स। आप जानती होंगे, सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तीसरी बीमारी है सार्स। जैसा आपने सुना होगा सार्स कोरोना वायरस, जी ये भी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, श्वास से संबंधित होती है, श्वास से संबंधित अस्थमा वगैरह जैसे। अगला है जीका वायरस, ये मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो मच्छर जो होता है ना, तो मच्छर का जो डंक होता है, इस डंक पे मिलता है ये वायरस। अब आप कहोगे हमें तो दिखाई नहीं देता। ये वायरस इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है वायरस, यानी बैक्टीरिया से भी छोटा, तो इसे देख पाना नग्न आंखों से असंभव सा है। ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह से देखा जाता है। तो जो ये मच्छर के डंक पे मिलेगा जनरली आपको जीका वायरस। अगला है पोलियो वायरस। ये आपने पोलियो की वैक्सीन सुनी होगी, तो ये भी वायरस से होने वाली डिसीज है एक। यहाँ से कुछ और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, कभी कभी आ जाते हैं, इनको भी कर लो। पोलियो वैक्सीन की खोज की थी सबसे पहले जोनास साल्क ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल मतलब पहले पोलियो वैक्सीन क्या होता था, जब स्टार्टिंग थी तब पोलियो वैक्सीन क्या होती थी, किसी भी व्यक्ति का ये जैसे हाथ है इसके, तो इस हाथ में इंजेक्ट करते थे, जैसे आज आपको इंजेक्शन लगता है सिरिंज के माध्यम से, वैसे देते थे पोलियो वैक्सीन को। तो ये वाली जो पोलियो वैक्सीन की खोज की थी वो जोनास साल्क ने की थी। अब आप देखते होंगे पोलियो वैक्सीन होती है और किसी का मुंह है, इस मुंह में क्या करते हैं, बूंद 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 डाल देते हैं। तो ये वाली जो वैक्सीन है जिसे अपन ओरल कहते हैं, जो सीधे दो बूंद जिंदगी की, ये वाली जो वैक्सीन बनाई है ये किसने बनाई थी, अल्बर्ट साविन ने। अल्बर्ट साविन। तो दो नाम याद रखोगे, जोनास साल्क और अल्बर्ट साविन। वायरस बिलोंग टू द किंगडम, ये एक एमसीक्यू के फॉर्म में अगर आपसे पूछे, प्रोटेस्टा का पार्ट है, मोनेरा का पार्ट है, एनीमिलियम का पार्ट है, तो आप देखोगे इनमें से किसी का भी पार्ट नहीं है। ठीक है, तो वायरस जो होता है वो किसी का भी भाग नहीं। इस तरह से दोस्तों अपना पहला टॉपिक हो गया कंप्लीट, यानी वायरस। तो वायरस से मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। वायरस की खोज से संबंधित क्वेश्चन याद रखना है, पहली बार वायरस किसमें मिला था, तो टीएमबी, ये वाला याद रखना है। वायरस को नॉन लिविंग माना जाता है, लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी भी है। और ये दो क्वेश्चन यहाँ से हैं। बैक्टीरियोफेज जो गंगा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये याद रखना, वायरस की फैमिली को वैरायटी कहा जाता है। वायरस के छोटे कणों को वीरियस कहा जाता है। और वायरस क्या करता है, बीजीए को खा जाता है, इसलिए क्या आता है, बीजीए की सफाई करता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को खा जाता है। वायरस से होने वाले रोग को होता है हाइड्रोफोबिया, एड्स, सार्स, जीका वायरस और पोलियो वैक्सीन। ये आपको बस नाम याद रखने हैं। तो वैक्सीन की सबसे पहले खोज किसने की थी, पोलियो वैक्सीन की जोनास साल्क ने। अगर आपसे पूछे ऑल आपके ओरल किसने की थी, तो ऑलर्ट है अलर्ट साविन ने, ओरल वाली। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमने जब बायोलॉजी पढ़ी थी तो बायोलॉजी के 5 पार्ट थे। 5 में से सबसे पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटेस्टा, तीसरा था फंगस। तो अभी आप मोनेरा पढ़े थे, तो मोनेरा में जनरली आपने बैक्टीरिया पढ़े, स्पेशली बैक्टीरिया पढ़े थे आपने। अगला जो ग्रुप है मेरा सेकंड, ये है प्रोटेस्टा ग्रुप। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं हम ग्रुप नंबर 2 की अपना, तो प्रोटेस्टा। अच्छा दोस्तों मैंने इसमें ये बताया था, ये जो दोनों ग्रुप है ना, मोनेरा और प्रोटेस्टा ग्रुप, ये दोनों ही यूनिसेलुलर है। अच्छा प्रोटेस्टा में कभी कभी मोस्ट ऑफ द 99% में तो यूनिसेलुलर ही होते हैं, लेकिन कुछ 1% में आपको मल्टी सेलुलर भी मिल जाएंगे ये।
तो ओके दोस्तों, यहाँ तक मैंने समझाया। तो ये दोनों ही ग्रुप यूनिसेलुलर होते हैं, यानी इतने छोटे हैं आप देख नहीं सकते, तो ये दोनों ही जनरली समुद्र के अंदर ही मिलेंगे आपको। तो अगला ग्रुप है आपका प्रोटेस्टा। इसकी शुरुआत करते हैं प्रोटेस्टा ग्रुप की। तो प्रोटेस्टा, इसमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों होते हैं। यानी प्रोटेस्टा में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये किस प्रकार के जनन होता है। इसमें जनन का मतलब होता है अपनी प्रजाति बढ़ाना, यानी बच्चे पैदा करना। तो किस तरह से होता है, इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। लैंगिक क्या होता है सर, इसमें लैंगिक का मतलब होता है प्रजाति बढ़ाने के लिए स्पेशली अंग पाया जाएगा। जैसे मानव में लिंग होता है, ठीक है, जैसे कुत्ते बिल्ली में भी लिंग है। तो इनमें अपनी जाति को बढ़ाने के लिए एक अलग से कुछ अंग है, तो इसको कहते हैं लैंगिक। इसमें क्या होगा, ये इसका जो पार्ट होगा और जो फीमेल का जो पार्ट होगा, दोनों संपर्क में आएंगे, और इस तरह से जो जनन होगा वो लैंगिक जनन कहलाता है। यानी बॉडी पार्ट संपर्क में आते हैं। और एक होता है अलैंगिक जनक। अलैंगिक जनक का मतलब एक दूसरे के बॉडी पार्ट सीधे संपर्क में नहीं आते। यानी इसमें क्या करेगा, जैसे ये मछलियों में होता है सामान्यता, मछलियों में आपको अलैंगिक मिलेगा। अलैंगिक इसमें क्या होती है कि जैसे समुद्र में मान लो नदी में पानी बह रहा है, तो मछली क्या करेगी, यहाँ जाएगी, फीमेल मछली यहाँ से अपने एग छोड़ेगी, और इधर पीछे खड़ा होगा मेल, तो ये अपने पानी में स्पर्म छोड़ देगा लाखों की संख्या में। तो इसके एग पानी के बहाव में यहाँ जाएंगी और इसके स्पर्म जाएंगे यहाँ, और ये दोनों में निषेचन हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो निषेचन होता है इसे कहते हैं अलैंगिक निषेचन। जैसे पौधों में होता है, तो पौधों में भी अलैंगिक होता है। जैसे ये पौधा है, एक ये पौधा है, तो इसके जो बीज होंगे या तो हवा के या फिर कीटों के माध्यम से पंख से चिपक जाएंगे, और ये जाके इस वाले पे चले जाएंगे। ये बीज जैसे ये कीड़ा यहाँ से जाके इस पर बैठेगा तो इस पर चले जाएंगे, इस पर चिपक जाएंगे, और इस तरह का जो निषेचन होता है वो होता है अलैंगिक। तो अलैंगिक जिसमें कोई भी पार्ट संपर्क में ना आए बॉडी का। तो इसमें प्रोटेस्टा में दोनों मिलेंगे। इसमें एक कोषीय यूकैरियोट यानी यूनिसेलुलर प्लस यूकारियोटिक जीव आते हैं। मैंने कहा था इसमें भी क्या है, एक सेल होगी जैसे थैलासेस, इसमें डीएनए भरा होगा से गुच्छे सा बलून की तरह, और ये सब होगा। तो इसमें यूनिसेलुलर और यूकारियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी ये बहुकोषीय भी हो सकते हैं। मैंने कहा 1% में चांस है कि बहुकोषीय भी हो सकते हैं। इनका जो प्रोटेस्ट है ना सर, इसमें कौन कौन से वो जीव आते हैं, बस उनके नाम याद रख लेना। 99% क्वेश्चन इनके नाम पे ही बनते हैं जीवों पर, कि कौन कौन से जीव है इसमें। 1% में ये सारी थ्योरी से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। तो अब वो जीव कौन कौन से वो याद रखना। आगे देखते हैं। प्रोटिस्टा को पादप जंतु एवं कवक के बीच की कड़ी कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो प्रोटिस्टा को क्या कहा जाता है, प्लांट, एनिमल और फंगस। प्लांट, एनिमल और फंगस, इन तीनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। यानी इसके अंदर प्लांट के भी गुण हैं, जंतु के भी गुण हैं और कवक के भी गुण हैं। अभी समझाते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन यानी गति यानी चलने के लिए सिलिया और फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो जैसे हम गति करते, तो हमारे गति करने के लिए क्या है, हमारे उसके पास पैर हैं इस तरह से। जैसे सांप गति करता है, तो सांप किससे गति करता है, सांप की जो होती है ना स्किन, तो सांप अपनी स्किन से गति करता है। तो इसी तरह से प्रोटिस्टा जो है, इनके ऊपर क्या मिलेंगे आपको गति करने के लिए, सिलिया मिलेंगी और फ्लैजेला मिलेगी। ठीक है, सिलिया क्या होती है, जैसे ये कोई मान लेते हैं क्या है आपका प्रोटेस्टा, तो प्रोटेस्टा पे से छोटे छोटे रोम मिलेंगे आपको, रोम 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 रोम। ये जो रोम होते हैं ना, इनको बोलते हैं सीलिया। और इसके अंदर जो पूंछ मिलेगी इस तरह से, इस पूंछ को बोलते हैं फ्लैजेला, जो कि अभी आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिख जाएगी। आगे आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट याद रखना दोस्तों, पादप जंतु और कवक के बीच की से कड़ी माना जाता है प्रोटेस्टा को। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन यानी गति के लिए, ये तो मैंने पढ़ाई थी आपको, कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, तथा ये स्वपोषी विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। तो ये दोनों ही तरह के हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। अच्छा, कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, मतलब कुछ ऐसे हैं, मैंने कहा था ना सेल वॉल जैसे, ये जैसे ये है मान लेते हैं, ये कोई प्रोकार्योटिक सेल है। तो मैंने बताया था इसमें क्या मिलेगा, ऐसे डीएनए होगा और इस बलून की तरह से सारा कुछ भरा होगा। तो इसमें ये एक ही लेयर मिलेगी,
लेकिन इसके ऊपर एक लेयर और मिल जाए आपको, तो इसे कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो सेल के ऊपर एक और अलग से वॉल, तो ये कुछ में ही मिलेगी, बहुत कम है, रियर केस में। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ मत करो इसमें। इसमें कुछ में कोशिका कोई सेल वॉल मिल सकती है, मोस्ट ऑफ द केस में नहीं मिलती। ये सोपोसी परकोसी दोनों तरह के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आगे देखो, एक कोशीय शैवाल यानी यूनिसेलुलर, एक कोशीय शैवाल, इसके उदाहरण कौन कौन से? मैंने कहा था कि 99% क्वेश्चन इसके उदाहरण से ही आएंगे। ये कौन कौन सी जीव इसमें आते हैं, यहीं से क्वेश्चन 99% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। देखते हैं, पहला, एक कोशीय शैवाल, यानी ये ऐसे होगा, एक सेल होगी, उसके अंदर ये बलून सा भरा है। अच्छा, ये चीज मोनेरा में भी थी, ये चीज इसमें है, इसलिए मैंने कहा था कि ये दोनों की दोनों यूनिसेलुलर पार्ट है, मोनेरा और प्रोटेस्टा। तो इसमें एक कोशीय शैवाल आएंगे। शैवाल, ये क्या होता है? शैवाल होती है एलगी, जो आपने काई देखी है नदी पे, वो वाली एलगी। तो एक कोशीय शैवाल आएंगे इसमें। इसमें डाइटम आएंगे। इसमें प्रोटोजोआ आएगा, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। प्रोटोजोआ, ये भी एक कोशीय जीव है। अगला है युगलीना, याद रखना, ये भी एक प्रोटेस्टा है। पैरामीशियम, ये भी एक प्रोटेस्टा है। क्लोरेला, ये भी एक प्रोटेस्टा है। अमीबा, ये भी एक प्रोटेस्टा है। इसी से बना है एक और एंटी अमीबा, ये भी एक प्रोटेस्टा है। प्लाज्मोडियम, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और क्लेमाइडोमोनास, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोटेस्टा है। तो याद रखना है, डायरेक्ट प्रोटेस्टा में कौन कौन से प्रोटेस्टा एक कोशीय शैवाल है, डाइटम है, प्रोटोजोआ है, यूगुलिना है, पैरामीशियम है, क्लोरेला है, अमीबा है, एंटी अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, और क्लेमाइडोमोनास भी। इतने सारे प्रोटेस्टा है जो आपको याद रखने हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे किंगडम ऑफ प्रोटेस्टा, तो प्रोटेस्टा को अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे ऐसे प्रोटेस्टा जो पेड़ पौधों की तरह दिखाई देते हैं, जैसे आप समुद्र में जाओगे ना नीचे, तो आपने देखा होगा समुद्र में से झाड़ी ऐसी दिखाई देती है, कभी देखे होंगे आपने टीवी पे। ठीक है, तो वो जो झाड़ी ऐसे दिखाई देते हैं ना आपको इस तरह से, वो एक्चुअली में पेड़ नहीं होती। ये चीज समझ लो, वो क्या है एक्चुअली में, वो जीव है। और कौन सी जीव है? प्रोटेस्टा ग्रुप के। तो प्लांट लाइक प्रोटेस्टा, यानी ऐसे प्रोटेस्टा जो आपको बिल्कुल पेड़ पौधों की तरह दिखाई देंगे। दूसरा, एनिमल लाइक प्रोटेस्टा, जो बिल्कुल एनिमल की तरह दिखाई देंगे। और तीसरा होता है फंगस लाइक प्रोटेस्टा, जैसे आपने ब्रेड पे देखी हुई ना, फंगस रुई रुई जैसी लग जाती है। तो कुछ बैक्टीरिया इस तरह से दिखाई देंगे आपको, फंगस लाइक प्रोटेस्टा। तो कुछ प्रोटेस्टा आपको फंगस की तरह दिखाई देंगे। तो देखते हैं, तो प्लांट लाइक प्रोटेस्टा जो होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि इनको बस प्रकाश मिलेगा और ये अपना खाना बना लेंगे। होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये कोई जमीन का टुकड़ा है, तो आप देखोगे फिर ऐसे सिंक करता है जमीन का टुकड़ा, और फिर यहाँ से चालू होता है इस पर पानी, तो यहाँ पानी चढ़ गया। ओके, कभी नदी नदी में देखा हो, किनारा कुछ ऐसे ही होता है, ऐसे ढलान होती है किनारे पर, फिर यहाँ पर पानी होगा। तो प्रकाश की जो रोशनी आती है ना, वो लगभग ये किनारे पे तो इंटर कर ही आती है यहाँ तक। किनारे पे जब बहुत गहराई में चले जाएंगे तब जाके प्रकाश की रोशनी नहीं आती, तो यहाँ तक तो लगभग आ ही जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा मिलेंगी आपको प्रोटेस्टा, यहाँ इस ग्रुप में, यहाँ जहाँ तक धूप पहुंचती है पानी में अंदर, वहां आपको सबसे ज्यादा प्रोटेस्टा मिलेंगे। तो मरीन जो आपको मरीन ड्राइव मिलेगी ना, जो आपको सबसे ज्यादा जीव जंतु मिलेंगे, वो हमेशा किनारे पे ही मिलते हैं। किसी भी जगह पर आप देखोगे कि समुद्र में सबसे ज्यादा जीव जंतु जो मिलेंगे वो आपको किनारे से मिलेंगे, समुद्री किनारे पे। इसका कारण है कि यहाँ पर प्रकाश जाता है अंदर की तरफ। तो फोटोसिंथेसिस, फोटोट्रॉप्स, इसमें कौन कौन सा नाम आता है? यूग्लिना और डाइटम। दूसरे होते एनिमल लाइक, तो इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, ट्रिपिनोसोमा है, प्लाज्मोडियम है। फंगस लाइक, ये फंगस लाइक होता है, फंगस के जैसे दिखने वाले। ठीक है, तो इसमें बस ये सब छोड़ो आप, जैसे इसमें काई लिखा है ना, ये फंगस की तरह दिखाई देती है। इसको बस पढ़ लेना है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपकी ये यहाँ से बनेंगे। एक तो आपको ये मान के चलना 70% क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, प्रोटेस्ट आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो। आगे देखते हैं, इसमें कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे अलवा है एक,
हलवा कैसा होता है, जैसे आपने पालक का पत्ता देखा है, कुछ वैसा दिखाई देता है। तो ये समुद्र में ही मिलता है आपको। तो हलवा, इसे क्या करते हैं, जापान में सलाद के रूप में खाते हैं ये लोग। फिर है केल्प, केल्प, ये समुद्र जल के अंदर पाए जाने वाला पौधा जैसा दिखने वाला है। ये बिल्कुल समुद्र में पौधे जैसा दिखाई देता है, इम्पोर्टेंट नहीं है ये। हलवा कई बार पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना है इसको। आयरिस मॉस, ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है। ये समुद्र के अंदर पाए जाने वाला एक जीव है। ये कैसा दिखाई देता है, जैसे आपने धनिया देखा है ना, धनिया का पौधा या कस्तूरी मेथी का जो पौधा होता है, ठीक है, उस तरह का ये दिखाई देता है। ठीक है, तो धनिया के पौधा जो होता है बिल्कुल वैसा दिखाई देता है, आयरिस मॉस। अब देखते हैं प्लांट लाइफ प्रोटेस्टा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये तो ये मान के चलना, ये टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूग्लिना, इसे प्रो इसे पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है, मैंने कहा। अच्छा, पौधे और जंतु के बीच की कड़ी का मतलब ये होता है, इसमें पौधे के भी गुण हैं और जंतु के भी गुण हैं। यानी ये जीव भी है, और क्योंकि ये प्लांट की तरह काम करता है, इसलिए इसे धूप मिलेगी, इसको धूप मिलेगी और धूप से अपना ये खाना बना लेगा। इसीलिए इसे हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ। ठीक है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, हरित लवक, तभी तो ये खाना बनाएगा आपका प्रकाश से। इसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है, तो हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है यूग्लिना। यूग्लिना ये एक प्रोटेस्टा है, याद रखना है। अच्छा, जब भी आप प्रोटेस्टा देखोगे तो ये जो पूंछ दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये जो पूंछ दिख रही होगी, इसी पूंछ का नाम है फ्लैगुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। फ्लैगुलम, ये जो प्रोटेस्टा होता है, उनकी जो पूंछ होती है उसको किस नाम से आना था, तो फ्लैगुलम। ये यहाँ पर इसकी आंख है, ये नाम मात्र की होती है। इसके बाद ये इसके अंदर गोल्जी बॉडी मिलेगी। ये सेल जब सीखेंगे तब आप सीखेंगे। ये छोटे छोटे दाने मिलेंगे जो राइबोसोम है, जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी मैं आपको सेल के अंदर पढ़ाऊंगा। ये छोटा सा माइट्रोकॉन्ड्रिया है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, यानी केंद्रक। तो आप देखोगे ना, मैंने आपको बताया था कि मोनेरा में तो ये सब चीजें होती नहीं है, न्यूक्लियस वगैरह कुछ, लेकिन प्रोटेस्टा में ये कुछ में मिल जाती है, कुछ में मिल जाती है। न्यूक्लियस मिल जाएगा आपको कुछ में प्रोटेस्टा में, जैसे कि यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब मिल गए, तो ये प्रोटेस्टा में मिल जाते हैं, लेकिन ये मोनेरा में तो बिल्कुल ही नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है, यूग्लिना से हरा प्रोटोजोआ। अगला देखते हैं डायटम। ये क्या होते हैं, यह मुख्यतः जलीय जीव होते हैं तथा ताजे और खारे पानी के समुद्र में पाए जाते हैं। तो समुद्र में ये जनरली आपको मिलेंगे डायटम। डायटम को उनके डायटम को उनके संरचनात्मक रंग के कारण समुद्र का रत्न कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि समुद्र का रत्न किसे कहा जाता है, तो याद रखना डायटम को। ऑक्सीजन उत्पन्न हाँ, ये पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादक है। ये सालाना लगभग 20% ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो ये वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा था कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला जीव बताएं, तो आपको याद रखना है डायटम। डायटम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये अपने खेल ये सॉरी, ये अपने खोल के माध्यम से सिलिकॉन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इनका खोल जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। फैमिली, ये किस फैमिली से आते हैं, तो बेसिलिया फैमिली से आते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रकाश की ओर गति करते हैं। मतलब जैसे ये पानी है, ऐसे तो यहाँ पर अगर है तो यहाँ धूप आई तो ये ऊपर की तरफ भागते हैं, यानी प्रकाश की ओर गति करते हैं। पोस्ट मार्टम में डूब कर मरने वाली व्यक्तियों में इसे पता चल जाता है कैसे, जैसे मान लेते हैं, आपने देखा होगा कि मरने के बाद बॉडी तैरने लगती है, जबकि जीवित व्यक्ति की बॉडी कभी नहीं तैरती। जैसे ये व्यक्ति है, मान लेते हैं ये व्यक्ति है, अब ये इसकी डेथ हो गई, तो ये समुद्र में जैसे ही जाएगा ना, तो ये पहले तो ये समुद्र में डूब जाएगी ये बॉडी। फिर इसमें कुछ समय बाद पानी भर जाएगा इस बॉडी के अंदर। पानी क्यों भरेगा, क्योंकि जैसे ही ये बॉडी मरेगी ना, तो इसके अंदर डायटम की संख्या बढ़ने चालू हो जाएगी। और जैसे जैसे डायटम बढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे डायटम की संख्या इसमें बढ़ती जाएगी हर प्रति घंटे के हिसाब से,
तो क्या होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन भर जाएगी बहुत सारी, यानी इसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन गैस भर जाएगी, और जिससे बहुत ज्यादा गैसेस भर जाएंगी, इसलिए ये बॉडी ऊपर तैर के कहाँ जाएगी, पानी पर। और इनकी संख्या के माध्यम, जैसे 1 घंटे में मान लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति 8 बजे मरा है, ठीक है, अब 8 बजे से 9 बज गए, और मान लो डाइटम 1 घंटे में, मान लेता हूं मैं 10 बनते हैं, तो फिर 9 से 10 बज गए, तो 10 और बने होंगे, फिर ये बन गए, इस तरह से। तो इनकी संख्या के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले 10 थे, फिर 20 हो गए, फिर 30 हो गए, तो इसका मतलब 3 घंटे पहले मरा होगा। तो इससे डूबकर मरने वाले व्यक्ति की टाइमिंग लगभग पता चल जाता है कि व्यक्ति कब मरा है। तो ये डाइटम की संख्या से ही पता चल जाता है। मरे हुए व्यक्ति की बॉडी जल में तैरती है, इसका कारण भी क्या है, डाइटम। ऐसा क्यों, क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे डाइटम पनप जाते हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और ऑक्सीजन भर देते इस बॉडी में, जिससे कि ये बॉडी पानी पर ऊपर आ जाएगी। तो डाइटम का ये कुछ चित्र है, या तो डाइटम ऐसे दिखाई देते, या ऐसे दिखाई देते, या ऐसे दिखाई देते, इसलिए इनको रत्न कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये रत्न स्टार जैसे बड़े सुंदर से लग रहे हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं इनका खोल। ये देखो डाइटम कितने सुंदर सुंदर सा, ये देखो डाइटम, इसलिए इनको समुद्र का रत्न कहा जाता है डाइटम को। दोस्तों आप इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्लांट लाइक प्रोटेस्टा। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना। अमीबा, अमीबा से याद रखना कौन सी बीमारी होती है, डायरिया। डायरिया जिसे अपन उल्टी दस्त कहते हैं, तो अमीबा के कारण कौन सी बीमारी होती है, डायरिया। अच्छा ये डायरिया कैसे हो जाता है, देखो जैसा आपने कई बार देखा होगा, अपन पानी पीते हैं तो हम गंदा पानी पी लेते हैं, यानी मान लो किसी तालाब का पानी पी लिया कहीं से, ठीक है, तो वो गंदा पानी पी लिया, तो इस गंदे पानी में क्या होते है, एक्चुअली में अमीबा मिलेगा इसमें, अमीबा। अब आप कहोगे मुझे तो अमीबा दिखाई नहीं देता, तो मैं दिखेगा कैसे, क्योंकि अमीबा इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं फिल्टर पानी आता है, तो फिल्टर पानी में यही अमीबा मार दिए जाते हैं। या कई बार कहते हैं कि बॉईल करके पानी पियो, तो बॉईल जैसे ही कर देंगे तो ये अमीबाओं की संख्या खत्म हो जाती है, तो इससे डायरिया होने से बच जाता है। तो अमीबा, तो ये आपको स्वच्छ पानी में मिल जाते हैं अमीबा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अमीबा, अमीबा से एक रोग होता है डायरिया। प्लाज्मोडियम, इससे रोग होता है मलेरिया, ये मच्छर के मैंने कहा था जो डंक होता है उस पर मिलेगा ये प्लाज्मोडियम। तो इससे एक बीमारी होती है मलेरिया। अगला बीमारी है ट्रिपिनोसोमा, ये अफ्रीकी निद्रा रोग है। इसमें क्या होता है ट्रिपिनोसोमा में, बार बार व्यक्ति को नींद आएगी बहुत ज्यादा, और इसके साथ थोड़ा थोड़ा से फीवर आएगा। तो फीवर के साथ नींद आना चालू होगी, इसी को कहते हैं अफ्रीकी निद्रा रोग। तो ये किसके कारण होता है, ट्रिपिनोसोमा, ट्रिपिनोसोमा प्रोटेस्टा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अमीबा। अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे खूब क्वेश्चन आते हैं अमीबा से। अमीबा, अमीबा ये दिख रहा है, तो देखो अमीबा के बारे में क्या क्या खासियत है। एक तो अमीबा जो गति करता है, ये किसके माध्यम से गति करता है, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास क्या होता है, जैसे ये फ्लूइड है, ये एक अमीबा है तो इसके अंदर फ्लूइड भरा है, तो जैसे मान लो इसको गति कर दे, तो ये अपना सारा फ्लूइड इधर की तरफ कर देगा, तो फिर ये इधर की तरफ चलने जाएगा, लुढ़क जाएगा, फिर ये अपना गति जैसे फिर है, फिर ये अपना सारा फ्लूइड इधर से, तो फिर ये लुढ़क जाएगा इस तरह से, फिर आगे गति करेगा, और इस तरह से गति करता है ये। जैसे तुमने वो पानी का कीड़ा देखा होगा, इस तरह से आता है ना, तो तुमने देखा होगा वो अपना पूरा फ्लूइड ऐसे आगे की तरफ करता है, जो पानी में कीड़े पड़ जाते हैं सफेद सफेद सा, वाइट वाइट सा, उसकी ऐसे पूंछ सी मिली, तो वो अपना सारा फ्लूइड यहाँ इकट्ठा करेगा, फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, यानी यहाँ गया, फिर अपना ये फ्लूइड फिर आगे इकट्ठा करेगा, तो फिर आगे बढ़ेगा, फिर अपना फ्लूइड आगे इकट्ठा करेगा, फिर बढ़ेगा। तो ये जो गति होती है ना, इसको कहा जाता है स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वैसे ये ठीक है। स्यूडोमोनास या स्यूडोपोडिया, इसी को सूडोमोनास भी कह देते हैं, सूडोमोनास या स्यूडोपोडिया। इस पर अंगुली जैसी आकृति होती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देख रहे हैं आप, उंगली जैसी आकृति, ये उंगली। अच्छा ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आकृति फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, तो वो है अमीबा। तो अमीबा की आकृति किसी भी शेप में हो सकती है। देखो मान लेते हैं ये ऐसा है, ऐसे फ्लूइड सा, अभी सारा फ्लूइड यहाँ भर दिया, तो हो सकता है ये ऐसे हो जाए, फिर पता चला सारा फ्लूइड यहाँ ला दिया, तो पता चला ये ऐसे हो जाए। इसकी कोई भी आकृति फिक्स नहीं है, तो ये कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आकृति यानी इसका आकार फिक्स नहीं है, तो वो है दोस्तों अमीबा। आगे बढ़ते हैं,
अमीबा के बारे में और भी कुछ क्वेश्चन है। इसमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन या इसी को कहा जाता है अलैंगिक जनन होता है इसमें। टी विभाजन या बाइनरी विघटन होता है। बाइनरी विघटन क्या होता है देखो यहाँ समझाते हैं। जैसे ये एक अमीबा है, ओके दोस्तों। तो ये अमीबा में क्या होगा, पहले ये अमीबा कुछ ऐसे सिकुड़ेगा, इस तरह से सिकुड़ेगा, फिर ये इस तरह से हो जाएगा धीरे धीरे और अंदर की तरफ ऐसे सिकुड़ जाएगा अमीबा, और फिर ये अमीबा दो टूट के ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे टूटना चालू करता है अमीबा। ये और अंदर की तरफ जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल, और फिर ये टूट जाएंगे। इसको जो विघटन कहते हैं, इसको कहते हैं द्विविभाजन या बाइनरी। यानी एक में से दो टुकड़े हो जाते हैं, फिर ये दो टुकड़े हो गए, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, फिर ये वृद्धि करेंगे, अब ये दो अलग अलग बन गए, अब ये दोनों फिर वृद्धि करेंगे, और फिर से यही प्रोसेस दोबारा से होगी। इसको इसी को कहते हैं द्विविघटन। तो अमीबा के अंदर अलैंगिक जनन होता है और द्विविघटन जनन होता है। अनिश्चित आकार होता है, शरीर बदल सकता है बिल्कुल ये अपना आकार शरीर का, और शरीर की पूरी त्वचा द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अच्छा, ये भोजन जो है यहाँ मिल गया तो यहाँ से भी खा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी ये भोजन खा सकता है। ये अमीबा की खासियत है। तो अमीबा से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, एक तो इसकी गति सूडोमोनास के माध्यम से होती है, यानी फूड के माध्यम से गति करता है। इसमें अलैंगिक जनन होता है। अगला, ये द्विविभाजन यानी बाइनरी सिस्टम है इसके अंदर। और संकुचनशील रसधानी होती है। संकुचनशील मतलब ये देखो रसधानी, ये जो बड़े बड़े हॉल दिख रहे हैं इसको बोलते हैं रसधानी। तो संकुचनशील मतलब ये छोटी बड़ी हो सकती है रसधानी। जैसे ने कुछ खाया तो जो जैसे रसधानी का काम क्या होता है दोस्तों, ये समझो। ये जो रसधानी लेना वैक्यूलस, इसका काम क्या होता है इस वैक्यूलस का, जैसे मैंने कुछ भी खाया तो खाने के बाद जितनी जरूरत है वो तो यूज हो जाएगा, उसके बाद जो बच गया उसे ये स्टोर कर लेते हैं ताकि जब कभी खाना नहीं मिलेगा तो काम आएगा। तो स्टोर जो करते हैं ना, इस स्टोरेज जो होता है उसी को होते हैं रसगानी। क्योंकि एनिमल में ये रसगानी बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। लेकिन ये ना, एनिमल में ये रसगानी बहुत छोटी होती है, लेकिन ये जो प्लांट में जो रसगानी होती है ये काफी बड़ी होती है। क्योंकि होता क्या है, एनिमल तो खाना खा लेता है जल्दी जल्दी अपना, लेकिन प्लांट को कई बार क्या होता है, बहुत दिन तक धूप नहीं मिली, जैसे अभी सर्दियां चल रही है तो अभी इन्हें धूप नहीं मिलेगी, तो कई बार क्या होता है, तो ये जो स्टोरेज खाना होता है ना, इसे काम आता है ये प्लांट के लिए। प्लांट में ये रसायनी काफी बड़ी बड़ी मिलती है, एनिमल में थोड़ी छोटी मिलती है, ये स्टोरेज के लिए काम आती है। तो इसमें रसायनी कैसी होती है, संकुचनशील होती है। आगे अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों पैरामीशियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इसकी जो शेप दिख रहे हैं आप, ये बिल्कुल चप्पल की तरह दिखाई देती है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि चप्पल के शेप में किसके शेप दिखाई देती है, तो पैरामीशियम। बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो पैरामीशियम वो गति किससे करता है, सिलिया के माध्यम से। सिलिया देख रहे हैं, पतले पतले रोम, तो इन रोम के माध्यम से गति करता है। कैसे, जैसे ये पानी में होते हैं, तो पानी में ये है सिलिया मान लो, तो इसके जो रोम है, अभी पानी इधर की तरफ बह रहा है तो अपनी ये रोम ऐसे कर लेंगे, तो जिससे क्या होगा, रोम से पानी टकराएगा और ये अपनी गति कर लेंगे। या कई बार तुमने देखा होगा, जैसे जैसे कोई इस तरह से डला है कोई, ठीक है, जमीन पे कोई, या कभी यार आपने वो पंखा ना देखा होगा, लोग बच्चे बनाते थे पंखा, या मेले में जो पंखा मिलता है उसमें ऐसे ऐसे लगे रहते स्पाइक, कांटे कांटे ऐसे, तो हवा चलती, वो हवा इन स्पाइक से टकराती है, और इन स्पाइक के टकराने के कारण क्या होता है, ये पंखा घूमता है ऐसे। तो बस सेम सेम प्रोसेस ये जो ये होते हैं ना रेसे रेसे, इनके माध्यम से ये गति करते हैं। बस और कुछ नहीं है इसमें, जाना इम्पोर्टेंट है। तो पैरामीशियम, इसके शेप पूछा जाता है कि किस तरह की शेप मिलेगी, तो इसकी बिल्कुल चप्पल की तरह शेप मिलेगी। इस सिलिया के माध्यम से गति करते हैं। अगला, अगला ये दिख रहा होगा आपको ट्रिपेनोसोमा। ये आपका ट्रिपेनोसोमा है कुछ इस तरह का, बस ये नाम याद रखने कौन किस में आता है ग्रुप में। तो ये सारे प्रोटेस्टा है, ये ध्यान रखना है। अगला है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, बाकी कोई नहीं, बस इसमें याद रखना है, इसमें बहु विघटन मिलता है। बहु विघटन, बहु विघटन मतलब एक में से बहुत सारे बच्चे बन जाना। जैसे मान लो, जैसे कोई ब्लास्ट हुआ तो आपने देखा होगा ब्लास्ट में बहुत सारे टुकड़े बन जाते, तो इसमें क्या होता है, यही होता है। तो इसमें बहु विघटन मिलेगा आपको, यानी एक साथ बहुत सारे बच्चे बनेंगे इनके, अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के माध्यम से। तो दोस्तों इतना याद रखना है, बस नाम याद रखने में ज्यादा कुछ नहीं है। अमीबा और पैरामीशियम आकार बदल सकते हैं।
मोस्टली अमीबा पे ही क्वेश्चन आता है, जब अमीबा ना हो तब आपको पैरामीशियम आंसर लगाना है। तो अमीबा और पैरामीशियम आकार बदल सकते हो और ये फैगोसाइटिक होते हैं। फैगोसाइटिक मतलब होता है जैसे ये है, तो ये अपना ऐसे बड़ा सा मुंह खोलेगा और इसमें कुछ भी चीज संभालेगा। ऐसे इसका बड़ा सा मुंह होगा और इधर जैसे कोई कीड़ा आ गया तो इसको ये खा जाएगा, तो ये होता है फैगोटिक। ऐसे बड़ा सा मुंह खोल के किसी को खा जाना, इसको कहते हैं फैगोटिक। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इससे एक रोग होता है पेचिस रोग, बस इतना याद रखना, एंटी अमीबा हिस्टोलिका। इससे क्या होता है, पेचिस जो मरोड़ होती है ना पेट में, वो किसके कारण होता है, एंटी अमीबा के कारण। ये गति किससे करते हैं, देखो जैसे सूडोमोनास से आपने देखा था अमीबा गति कर रहा था, सीलिया से पैरामीशियम कर रहा था, लेगुलम के माध्यम से करते हैं, माइक्रोबिली के माध्यम से। माइक्रोबिली भी क्या है, छोटे छोटे रोम है, यानी सिलिया जैसे ही कुछ रोम है, बस सिलिया से थोड़े छोटे होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है माइक्रोविली। ओके दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हमारा प्रोटेस्ट अभी आज की कंप्लीट हो गया, और आज के लिए हमारा इतना काफी है।